हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर का असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर था उसकी जो थी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी और आज जो है उसी को हमने आगे बढ़ा रखा है और ये आज 5वीं सीरीज़ है उसी का। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो 4 पार्ट है मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उन लोगों वो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर मेनली हम लोग जो कॉमर्स है, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है पुराना लाभ वितरण अनुपात व नए लाभ वितरण अनुपात का अंतर के बराबर क्या होता है। यानी दोस्तों बताना है आप लोगों को जो हमारा ऑल प्रॉफिट रेशियो होता है और उसमें से अगर हम माइनस करें न्यू प्रॉफिट रेशियो को तो उसके अंतर को हम क्या कहते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें पूंजी अनुपातों में अंतर, लाभ अनुपात या फिर नए लाभ वितरण का अनुपात या त्याग के अनुपात। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो होता है उसमें से अगर हम न्यू प्रॉफिट रेशियो को माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमारा सैक्रिफाइंग रेशियो होता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी त्याग के अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसे एक तरीके से और याद कर सकते हैं, वो क्या है, आप इस पॉइंट को आप लोग SON यानी सन करके भी याद कर सकते हैं। एस से आपका हो जाता है दोस्तों सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग शन करके इसको याद कर सकते हैं। अब बाकी आप सभी इसमें से जितने भी रेशियो होते हैं, चाहे अगर न्यू पूछे तो आप लोग न्यू को माइनस करें और ओल्ड में से सैक्रिफाइंग को माइनस करें तो आपका न्यू निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सारे जितने भी आपके रेशियो मेनली तीन रेशियो होते हैं आपके, सैक्रिफाइंग रेशियो, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, आप लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप सिर्फ सन याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जो सरकारी कर्मचारी को प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि क्या है। यानी दोस्तों जो कंप्यूटेड पेंशन होती है हमारी वो रिसीव होती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो क्या है, ये एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आप लोगों को बताना है क्या वो पूर्णतः कर योग्य होती है या फिर 2,40,000 तक कर मुक्त होती है या फिर 3 लाख तक कर मुक्त होती है या पूर्णतः कर मुक्त होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा पेंशन होती है, पहले तो ये आप लोग याद रखेंगे जो पेंशन मिलती है दोस्तों वो टोटली जो हमारी, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, वो टैक्सेबल होती है। पहले तो पॉइंट ये, जो हमें पेंशन मिलती है एवरी मंथ तो वो हमारी टैक्सेबल होती है। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है अगर हम लोगों को एक मुश्त अगर आप लोगों को यानी कंप्यूटेड पेंशन मिलती है तो वो आपकी पूर्णतः कर मुक्त होती है सरकारी एम्प्लॉय के लिए, या हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कंप्यूटेड यानी एक मुश्त जो अगर पेंशन ले लेते हैं तो टोटली आपकी फुली एग्जेम्प्टेड होती है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लेके 1-2 फैक्ट और हैं दोस्तों। अगर हम बात करें जो प्राइवेट होते हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी कुछ कंडीशन है। 1/3 या फिर बात करें 1/2 उनकी जो है कंप्यूटेड जो पेंशन होती है वो टैक्स फ्री होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चालू पूंजी वह पूंजी है जो, यानी दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल होती है तो वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कंपनी को कार्य करने लायक बनाती है, कंपनी को धनवान बनाती है, कंपनी को निर्धन बनाती है, उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है ये एक बहुत मोस्ट हमारे जब भी कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल, किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं जो डेली जो हमारे डे बाय डे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उनके लिए हमारी ये वर्किंग कैपिटल वहाँ पे काम आती है। तो हम यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों कंपनी को कार्य करने लायक बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट शेष प्रदर्शित करता हो तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देगा। यानी दोस्तों अगर आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर अगर कैशबुक में अगर डेबिट शेष या डेबिट बैलेंस दिखा रहा हो तो जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ पे क्या दिखाई देगा ये आप लोगों को जनरली बताना है इस पॉइंट में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कैशबुक में भी पढ़ा है कैशबुक, और इससे पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को,
तो जब भी आप लोगों को ये मेनली हमारा पॉइंट BRS में भी पूछ लेता है और आप लोगों का कैश बुक से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हमारी जो कैश बुक होती है उसके 2 बैलेंस आते हैं। कैश बुक के हमारे 2 बैलेंस आते हैं। एक हमारा होता है दोस्तों डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा कैश बुक का तो वो होता है हमारा आपका अनफेवरेबल बैलेंस। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसमें कैश बुक का ये बोल रहा है जो बैंक खाते का शेष डेबिट रोकड़ पुस्तक की बैंक खाते का शेष जो है वो डेबिट शेष प्रदर्शित, यानी आपका डेबिट शेष प्रदर्शित कर रहा है, तो बैंक का कौन सा, बैंक खाते में कौन सा करेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा डेबिट शेष होता है वो एक तो फेवरेबल बैलेंस होता है। अगर यदि हमारा कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है तो जनरली जो हमारा बैंक का भी होगा, बैंक जो हमारी पासबुक का जो बैलेंस होगा तो वो भी हमारा जनरली, जब हमारा यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखा रहा है तो वहाँ पे भी हमारा कौन सा बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक मेनली बात ये याद रखनी है, जो बैंक की पासबुक होती है दोस्तों वहाँ पे जो है डेबिट और क्रेडिट जस्ट अपोजिट होता है इसका, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर बैंक पासबुक का डेबिट शेष होगा तो वो अनफेवरेबल हो जाता है, और अगर क्रेडिट की बात करें तो वो फेवरेबल हो जाता है। यानी अगर कैश बुक का डेबिट शेष दिखा रहा होगा तो पासबुक का यानी बैंक का हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन, तो कौन सा का अगर हमारा डेबिट शेष है तो हमारा यहाँ पे बैंक खाते का डेफिनेटली क्रेडिट शेष दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है व्यवसाय दीर्घकालीन तक चलता रहेगा, इसके पीछे कौन सी अवधारणा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड द स्टेटमेंट बिजनेस हैज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। तो दोस्तों ये कौन सी, हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको हम लोग, कुछ अवधारणाएं और परंपराएं होती हैं तो उसके आधार पर जो हमारा बिजनेस है वो रेगुलर चलता रहता है, ये कौन सी अवधारणा है। तो इसकी ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों चालू अवधारणा, या फिर हम बोलते हैं गोइंग कंडीशन कॉन्सेप्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, यानी एजुकेशन जो सेस होता है दोस्तों वो कैलकुलेट किस पे होता है। तो जो एजुकेशन सेस है वो कैलकुलेट होता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, कुल आय के दे पर, यानी आपका टोटल जो टैक्सेबल इनकम होती है, आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, टोटल टैक्सेबल इनकम होती है, उस पर कैलकुलेट होता है हमारा सेस। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो हमारा एजुकेशन जो आपका सेस था, अब वो इसको हटा के एजुकेशन एंड हेल्थ सेस या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दिया गया है। और एजुकेशन जो हेल्थ सेस है दोस्तों उसकी हम बात करें तो अब वो वर्तमान में 4% लिया जाता है। चलिए आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट करें, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों से पूछ ले जो हमारा एजुकेशन जो हेल्थ है, ये हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। तो आप लोग ये भी याद रखें, जो एजुकेशन जो सेस है वो है हमारा क्लॉज 213 सेक्शन जो है आपका 213 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और फाइनेंस एक्ट भी पूछेगा आपसे, तो फाइनेंस एक्ट आपका जो फाइनेंस बिल है दोस्तों 2018 के बाद से एजुकेशन जो हमारा सेस था उसको हटा के अब इसका पूरा जो नाम रखा गया है आप लोग लिख सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप लोग इसकी बात करें तो ये आप 4% कर दिया गया। पहले जो एजुकेशन सेस था दोस्तों वो 3% लगता था, अब इसको हेल्थ एंड एजुकेशन पर जो लगाया जा रहा है वो 4% लगाया जा रहा है। और किस एक्ट के तहत था, तो 2018 से इसे लागू कर दिया गया था। और किस सेस और अगर हम किस क्लॉज की बात करें तो 213 के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंद आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपका रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत आता है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। मेनली हमारे 4 ही प्रकार के जो हैं रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत 4 प्रकार के हम लोग गणना करते हैं। एक तो आपका लिक्विडिटी, और दूसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, और
चौथा है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तो इन 4 प्रकार को आप लोगों को पढ़ना है और इन्हीं 4 के अंतर्गत आपको अनेक इनके अंतर्गत आप लोगों को रेशियो मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं और थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जो ये है इसका जो आवर्त अनुपात है या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, क्रियाशील अनुपात या एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में कौन सी गैर चालू संपत्ति है, यानी दोस्तों नॉन करंट एसेट कौन सी है, ये हमें बताना है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो यह है दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर है गुडविल, फिर है आपका कैश एट बैंक और फिर है आपका उपार्जित ब्याज। यानी दोस्तों हमें यहाँ पे इन जितने भी ये पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे जो आपकी नॉन करंट एसेट है वो बताना है। तो यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुडविल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति की जाती है, यानी दोस्तों जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होते हैं उसको हम सेट ऑफ करते हैं और कहाँ से करते हैं ये हमें बताना है। इससे पूर्व इसी क्वेश्चन पेपर में दोस्तों सेट ऑफ के लिए आया था कि कितने वर्षों तक का हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, वो उस पॉइंट्स को भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों जो लॉन्ग टर्म की जो हमारी लॉसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल के जो लॉसेस होते हैं उनको याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म के हम लोग लॉन्ग टर्म से ही क्या करते हैं, उनकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस होते हैं दोस्तों उसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के जो लॉसेस होते हैं उसको हम मेनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आय तथा व्यय खाता सामान्यतः प्रकट करता है, यानी दोस्तों आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेटेड बाय, यानी जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो क्या शो करता है ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है वो एज ए हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और ये सेम होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है और जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। और जो दोस्तों ये जनरली इसके अंतर्गत हम लोग जो भी हमारा सरप्लस और डेफिसिट होता है या अधिक या घाटा हम जिसे बोलते हैं उस ये प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उच्च अनुपात कम मुनाफा लागू होता है, यानी दोस्तों हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू। तो यहाँ पे बताना है अगर हमारा उच्च अनुपात और कम मुनाफा होता है तो वो कौन सा रेशियो के अंतर्गत होता है। तो ये भी आप लोगों को रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। चलिए फिलहाल इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग रेशियो के अंतर्गत ये होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पूंजी की कुल राशि जो चिट्ठी में योग में शामिल की जाती है वो कौन सी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इन बैलेंस शीट। तो दोस्तों ऐसी कौन सी पूंजी है जो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई जाती है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें चुकता पूंजी या हम जिसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, निर्गमित पूंजी या हम इशूड कैपिटल, या हम बात करें प्रार्थित पूंजी जिसे हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, अधिकृत पूंजी जिसे हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमारे पूंजी में जो कुल राशि चिट्टे के अंतर्गत योग में शामिल की जाती है वो होती है आपकी जो पेड अप कैपिटल होती है जिसका भुगतान कर दिया गया होता है, तो वही हमारी उसके अंतर्गत शो होती है। अब आपका निर्गमित पूंजी क्या होती है ये भी जान लीजिए। निर्गमित पूंजी दोस्तों वो होती है जहाँ जब जो अधिकृत पूंजी का वो भाग जो हम लोग इशू करते हैं वो हमारी निर्गमित पूंजी कहलाती है। या अगर हम बात करें प्रार्थित पूंजी की तो यानी सब्सक्राइब कैपिटल उसे कहते हैं जितने भी हमारे पास आवेदन फॉर्म आए होते हैं अधिकृत पूंजी के लिए, जितने लोगों ने आवेदन किया होता है वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। और अधिकृत पूंजी उसे कहते हैं कि किसी भी कंपनी की ये टोटल जितनी भी पूंजी होती है, कंप्लीट पूंजी होती है,
जितनी भी पूंजी अधिकतम पूंजी होती है वो अधिकतम पूंजी होती है जिसको हम लोग आपका मेमोरेंडम में दिखाते हैं। तो ये आप लोग शेयर ऑफ इशू के अंतर्गत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया। जो हमारा पेड अप कैपिटल होता है दोस्तों, उसी के अंतर्गत वो हमारी पूंजी में ऐड किया जाता है और उसे हम दिखाते हैं चिट्टे के योग पक्ष में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सचिव को मानदेय का भुगतान किया जाता है, तो ये ये कैसा वे है आप लोगों को ये बताना है दोस्तों। जो पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, तो पहला ऑप्शन है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो होनोरेरियम जो होता है, ये जो हमारा एनपीओ है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मानदेय जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, होनोरेरियम को जो ये मानदेय होता है ये एक वॉलेंट्री होता है। यानी दोस्तों जब कोई अपनी सर्विस देता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पेमेंट के लिए नहीं आता है, वो सर्विस एज ए अपनी मन से देता है और उसको जो उसके बदले में उसको सम्मान के रूप में जो हम उसे पे करते हैं, तो उस मानदेय वो उसे हम मानदेय कहते हैं। और पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हमारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उसके लिए एक एक्सपेंसेस होता है। तो ये इसका जो नेचर है वो हमारा आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसको हम लोग लेते हैं। तो इस प्रकार का जो नेचर है इसमें आता है एनपीओ में, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह ऐसे हम लोग इसे देखते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर होता है दोस्तों, मेनली आप लोग याद रखेंगे, जो रेवेन्यू नेचर के अंतर्गत हम लोग इस मानदेय को लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संचय का वर्तमान वार्षिक मूल्य 1 रुपये और 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 2.487 है और इसका जो अधिमूल्य या फिर हम सुपर प्रॉफिट जिसे बोलते हैं 22,000 है, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आप लोगों को, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है 1 रुपये फॉर 3 ईयर्स के लिए 10% के रेट से जो थी वो थी 2.487। तो यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट दिया गया है वो दिया है 22,000। तो आप लोग को गुडविल बतानी है। तो दोस्तों ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्यों है मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें एन्युटी के माध्यम से बतानी है आप लोगों को, एन्युटी के माध्यम से आप लोगों को बताना है। जो हमारी एन्युटी है, एन्युटी बेस पर हम लोग गुडविल जब निकालते हैं, तो जो गुडविल का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका गुडविल इक्वल्स टू आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो भी दिया होता है, या प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों की जो दी होती है, प्रेजेंट वैल्यू जो रेट होता है वो दिया होता है, उससे हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे को ऑलरेडी दे रखा है 2.487। तो यहाँ पे अगर हो सकता था ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में दे देता कि ये जो फैक्टर है ये निकालना आ जाता, तो इसको हम डिटेल में फिर से सीखेंगे दोस्तों कोई नई क्लास में। और जो सुपर प्रॉफिट होता है दोस्तों, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट नहीं देता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एवरेज जो प्रॉफिट होता है वहाँ से ये सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये डिटेलिंग क्वेश्चन में आप लोगों को या इसको टॉपिक वाइज में आप लोगों को करा दूंगा। फिलहाल आप लोग अगर एन्युटी अगर आप लोग को दिखता है पेपर में, और जैसे कि अब अभी एग्ज़ाम है तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, कम्प्लीटली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो एन्युटी बेसिस पे जब भी हम निकाल देंगे तो गुडविल इक्वल्स टू जो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो हमारा रेट दिया होता है प्रेजेंट टाइम का, उससे हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंशों का हरण किया जाता है, यानी दोस्तों शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर, यानी जो हमारा अंशों का हरण होता है वो कब किया जाता है या बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है, सभी के सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग की राशि का भुगतान न करने पर, बैंक ऋण के भुगतान को असमर्थता में, और फिर बात करें प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हम शेयर को फॉरफिटेड करते हैं जब हमारी मांग की राशि का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग उसे फॉरफिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉन पेमेंट फॉर कॉल मनी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, त्रुटियों को ढूंढना एवं टोकना, ये क्या है ये बताना है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
जो त्रुटियों को ढूंढना और जो टोकना है, ये डिटेलिंग हमारे जो ऑडिटर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे। डिटेलिंग ऑडिटिंग वाले पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंकेक्षण का सहायक उपदेश या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा हॉल के बैठने की क्षमता को बढ़ाने में किया गया व्यय ये किस प्रकार का व्यय है, यानी अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी इन द सिनेमा हॉल। तो दोस्तों याद रखना, जो भी हमारा इस प्रकार का व्यय होता है जब भी हम लोग कैपेसिटी बढ़ाते हैं या जिससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है, आप लोग इस पॉइंट को याद रखना। तो ये इस प्रकार का जो व्यय होता है हमारा दोस्तों वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। और साथ ही दोस्तों मैंने ये बोला आप लोगों से कि अगर हम ऐसा कोई एक्सपेंसेस करें जिससे उसकी क्षमता बढ़ जाए या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना स्वाभाविक हो या बढ़ेगी, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दोस्तों वो होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म जो हमारे लॉन्ग टर्म जो जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं लॉन्ग टर्म के अंतर्गत, अगर हम बात करें फिक्स एसेट वगैरह वगैरह, हम जितने भी हम लोग खरीदते हैं उन्हें, और फिक्स एसेट अगर हम किसी एसेट को भी हम खरीदते हैं तो उसको जब तक हम चालू नहीं करते हैं तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारे कैपिटल रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। साथ ही बात करें आयगत जो एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों, या फिर हम बात करें रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे विद इन 1 ईयर के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार होने वाले जो खर्चे होते हैं वो आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित का प्रभाव होता है, यानी द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोन इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शुद्ध लाभ अनुपात और पूंजी आवर्त अनुपात में इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, सबसे पहले तो आप याद रखें जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है दोस्तों वह आपका जो है नेट प्रॉफिट बीजी जो निकलता है उसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों अब जो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है अगर वो नहीं बनाई गई होती है तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें उल्लेख नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉट पेड फॉर पेड सैलरी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान के संबंध में कटौती उपलब्ध है, यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अवेलेबल अंडर सेक्शन, यानी ये इनकम टैक्स का हमारा पार्ट है। यहाँ पे बताना है जो चिकित्सा बीमा में प्रीमियम के भुगतान में जो डिडक्शन मिलता है वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका 80D के अंतर्गत जो हमारा डिडक्शन दिया जाता है बीमा प्रीमियम पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, जो हमारा 80C से लेकर 80U तक का 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन आप लोग को याद रखने हैं। ये बार बार पूछे जाने वाले डिडक्शन है। चलिए दोस्तों तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चनों को लेते हैं और इस प्रकार हमारी ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर था दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा और जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट भी बढ़ा दूंगा। और उसके बाद फिर जो अगले पेपर होंगे और जो लेखा लिपिक वाले हैं जितने भी स्टूडेंट और जितने भी हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट की और भी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, तो आप लोग लगे रहिएगा, कॉमर्स में रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में असिस्टेंट अकाउंटेंट की बहुत पोस्ट आने वाली है, लगभग 500 पोस्ट अभी और आयोग के पास आ चुकी हैं। तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहें साथ साथ में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।